Hello and namaste everyone. So in today's video we are going to cover the 1991 banking sector reforms, which are obviously very important from economics point of view as well as from the commerce point of view, and these were the special recommendations made by Narsimham committee, and let's do that. तो अभी हम ये करते हैं. So very important video. First of all, that why we are studying this banking sector reform. So we all know that in 1991 there was economic crisis. हमारा जो foreign exchange reserves था वो इतना डाउन हो गया था कि बस हम एक हफ्ते का ही कुछ भी import वगैरह कर सकते थे. So we need to adopt the LPG, that is liberalization, privatization and globalization, and at the same time we took the loan from IMF. So they said that you have to do the banking sector reforms, कि आपको कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे अपने बैंकिंग सेक्टर में, और तब नरसिम्हम कमेटी को अपॉइंट किया गया. और उस टाइम पे 1991 में पहली जो रिकमेंडेशंस थी वो आई. सो ये काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर 2-3 पार्ट्स के अंदर हम वीडियो को कवर करेंगे, एंड होपफुली इट विल हेल्प यू, स्पेशली फ्रॉम द यूजीसी नेट. कॉमर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये बाकी भी सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा जहाँ पे भी कॉमर्स से रिलेटेड आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं. तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इसीलिए किए गए थे ताकि जो बैंक्स, इंडियन जो बैंक्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें, उनको प्रॉफिट हो एंड कंपटीशन भी उनमें बढ़े, क्योंकि कंपटीशन होता है तभी परफॉर्मेंस बाहर आती है. कॉन्टेक्स्ट की बात करें हम तो यहाँ पे ये लिबरलाइजेशन के अंदर ये स्टार्ट हुआ कि लिबर्टी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई इन 1991. तो इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्चुअली में क्या किया गया था. तो ये आपको कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं. एक तो जो एस एल आर मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना. इट इज़ ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. CRR इज़ कैश रिजर्व रेशो. तो ये जो रेशो होती हैं, क्या होती हैं ये रेशो? देखो, कैश रिजर्व रेशो के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कॉमर्शियल बैंक है, तो कॉमर्शियल बैंक को कुछ जो पैसे हैं वो RBI के पास रखने पड़ते हैं. ठीक है, मान लो उन्होंने बोला कि आपको 10 करोड़ रखने हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब दे आर सेइंग कि अब आपको 10 करोड़ नहीं रखने हैं, अब आपको और कम रखने हैं. यानी कि आपको जो कैश रिजर्व रेशो है, मान लो आपको बोले 8 करोड़ रखो बस. तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले आप 10 करोड़ रख पा रहे थे, अब 8 करोड़ ही रखने हैं, तो अब 2 करोड़ और आपके पास बच गए, वो आप लोगों को लैंड कर सकते हो. तो ये किया गया. यानी कि कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है कि इनको अपने पास ही, पंजाब नेशनल बैंक को अपने पास ही कुछ एसेट्स, कुछ गोल्ड में कुछ सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती हैं. तो जो सिक्योरिटीज़ पहले ज़्यादा रखनी पड़ रही थी, जो कैश रिजर्व रेशो पहले ज़्यादा रखना पड़ रहा था, उसे कम कर दिया गया ताकि मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर पैसा आए और लिक्विडिटी बढ़े और लोगों को क्रेडिट मिल सके. देन कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या होते हैं? देयर आर बेसल नॉर्म्स. बेसल नॉर्म्स स्विट्जरलैंड के हैं. ये बताते हैं कि आपको अपने पास कितना कैपिटल रखना है. तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको कम से कम 8% कैपिटल रेशो रखना पड़ेगा. तो 8% इज द रेट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जैक्ट परसेंटेजेस बहुत पूछी जाती हैं, सो इनको आप थोड़ा ध्यान देंगे. देन रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम्स. तो यहाँ पे क्या किया गया, जैसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो थी बहुत ज़्यादा थी. मीन्स जैसे कि आपको मान लो बोल दिया गया कि आपको बस इन्हीं को लोन देना है, तो वो बड़ा मतलब आंखें बंद करके फॉलो किया जाता था. लेकिन इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो करनी है, ऑब्वियसली आपको हर सेक्टर को लैंड नहीं कर देना है पैसा, बट आपको कुछ रियलिस्टिक वे में देखना है कि एक्चुअली में नीड देखिए आप, किस सेक्टर को रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप लोन दीजिए. सो दैट इज़ ऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. रिड्यूस की गई थी लेकिन उसको रियलिस्टिक लेवल पे लाने के लिए. देन ऐसे ही क्या किया गया, डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको भी डी रेगुलेट किया. पहले बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था कि आप इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करोगे, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते हो. तो RBI बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती थी सेंट्रल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स को, कि आपको इंटरेस्ट रेट इतना ही रखना है. तो अब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि नहीं, मार्केट में जो रेट चल रहे होंगे, मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन है, उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होंगे. तो इस तरीके से डी रेगुलेशन हुआ इंटरेस्ट रेट्स का भी. देन प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स को अलाउड किया गया कि आप भी आए हमारी कंट्री के अंदर
और इनको भी प्रमोट किया गया। जैसे आप देख सकते हैं HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो इनको भी इनकरेज किया गया और ताकि कंपटीशन बढ़े, इनोवेशन आए एंड समथिंग बेटर कैन बी डन। देन एनपीएस क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि हाँ अब तो ये पैसे नहीं आने, सो दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब यहाँ पर उन लोन्स को बेसिकली हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं और बैड लोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखा गया कि हमें एनपीएस को कम करना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना है, जो बैड लोन्स हैं उनको रिड्यूस करना है, एनपीए को रिकॉग्नाइज करना है और उनके लिए अच्छे अच्छे नॉर्म्स बनाने हैं। देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई, जैसे कि एक आपको याद होगा SARFAE भी मैंने आपको कराया था, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिमिलरली कुछ ARCs बनाए गए जिनको हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोलते हैं। इनका मेन काम ये होता है कि जिन लोगों से पैसा नहीं आ रहा है उन लोगों से पैसा कैसे रिकवर किया जाए। जैसे अब नीरव मोदी है एंड जैसे वो एक और था ना, कौन थे जिनकी वो किंगफिशर एयरलाइंस थी, तो अभी मुझे नाम स्ट्राइक नहीं कर रहे, हाँ विजय माल्या। तो ये जो इस तरीके के लोग हैं इनसे पैसा कैसे रिकवर किया जाए, ये तो वो लोग हैं जो देखो बहुत ही मतलब ब्लंडर जिन्होंने कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बैड डेब्ट्स कर देते हैं, तो उनसे पैसा रिकवर कैसे किया जाए। सो देयर विल बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम कंपनीज, कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाएंगी और वो बैड डेब्ट्स को क्या करेंगी, रिकवर करेंगी। सो दीज वर सम important points which were done। देन गवर्नेंस को इन्हांस किया गया। अब गवर्नेंस को कैसे इन्हांस करेंगे? देखिए गवर्नेंस क्या होता है, ऑब्वियसली देयर इज़ अ गवर्नमेंट, लेकिन जब वो गवर्नमेंट अच्छे से रन करे तो उसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस। तो यहाँ पे बैंक का सुपरविजन करना होगा। अब सुपरविजन करने के लिए अब RBI किस किस का सुपरविजन करे, तो RBI के ही अंडर एक बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन क्रिएट किया गया कि ये पर्टिकुलर बोर्ड है, कुछ मेंबर्स हैं जो कि सभी बैंक्स पर नज़र रखेंगे, देखेंगे कंट्री के अंदर क्या लिक्विडिटी चल रही है, पूरा फाइनेंस के ऊपर, मींस दे विल बी लाइक अ सुपरवाइजर्स। देन रिडक्शन इन गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट की ओनरशिप को भी कम कर दिया गया कि सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स ही नहीं खुलेंगे, नेशनलाइजेशन भी हुआ था बैंक्स का और गवर्नमेंट ओनरशिप को भी कम किया गया, मीन्स सिर्फ 33% कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को उत्साह दिया गया, उनको प्रमोट किया गया। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंक्स जो है वो प्रोफेशन तरीके से काम करें, इस तरीके से नहीं कि जैसे नेता ने कह दिया या जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है तो उस तरीके से काम करना है, ऐसे काम नहीं करना है। कैसे काम करना है, प्रोफेशनल वे में करना है। भाई ऑब्वियसली बैंक के अंदर कोई लगा है तो वो पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं कि भाई वहाँ पे जाके उनको ऐसी जॉब मिल गई है। सो ऑब्वियसली दे आर वेरी एजुकेटेड, और अगर वो एजुकेटेड हैं, अगर समझदार हैं, तो वो प्रोफेशनली वर्क करें, उन्हें किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कुछ नॉर्म्स थे जो कि एक्सेप्ट किए गए। देन मॉडर्नाइजेशन। सो व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन का मतलब जैसे आज आप देख लो, आज फ़ोन पे है, गूगल पे है, आपको किसी के पास पैसे भेजने हैं, RTGS है, IMPS है, दैट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कि आप पैसा कहीं पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल सैलरी आ रही है तो वो आपके बैंक के थ्रू आ रही है, दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया, कंप्यूटराइजेशन काम किया गया, बैंकिंग सेक्टर को ऑटोमेट किया गया। देन रीकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। देखो काफ़ी सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जिनके पास इनफ कैपिटल नहीं होता है और इनफ कैपिटल ना होने की वजह से वो बैंक्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो इन बैंक्स को मदद करे, इनको बेसिकली पैसा इन्फ्यूज़ करे ताकि ये जो वीक बैंक्स हैं वो भी मजबूत हो सके, राइट। सो दीज वर द स्टेप्स डन। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट? इसके देखिए एक अपने चैनल पर और वीडियो है, आई नो उसकी जो PPTs हैं वो क्लियर नहीं है, काफ़ी जो है उन्होंने शिकायत भी की है कि इसके अंदर कुछ विजिबल नहीं है, लेकिन आप वो वीडियो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो देखें, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की वीडियो। उसके अंदर आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगी, जैसे काफ़ी फैक्चुअल नॉलेज उसके अंदर कवर की गई है और मैं अभी भी कवर करूँगी, 2-4 वीडियोज़ और लाएंगे इसकी, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब देखिए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स से फ़ायदा क्या हुआ। तो फ़ायदा ये हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ गई, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए, ऑपरेशंस रैशनलाइज्ड ऑपरेशन, सब काम जो है वो अच्छे से होने लगा है, ऑटोनॉमी है, आज़ादी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अपना जो इंडियन बैंकिंग है वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पा रहा है। सिमिलरली देखिए ये तो 1991 के थे। अब 1998 में भी नरसिम्हम कमेटी ने रिफॉर्म्स किए थे। उसके लिए भी जो फाउंडेशन बना वो यही 1991 के नरसिम्हम रिफॉर्म्स बने, तो वो भी हम कवर करेंगे। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, दैट दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मीन्स इंडियन बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया और एक बेस सेट कर दिया, एक ग्राउंड वर्क बना दिया, ताकि पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कॉम्पिटिटिव बन सके एंड हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी इंटीग्रेट कर पाए। तो इस तरीके का रिफॉर्म्स जो थे वो किए गए थे। तो ये थे नरसिम्हम कमेटी 1991। Then we will also cover the 1998 Narasimham Committee, and many videos are also available in the UGC Net Commerce section and the first grade commerce section. You can also visit that. So thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe.